या बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है ना। तो आज हम एनसीईआरटी का एक एक लाइन को समझने का कोशिश करेंगे, है ना। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में चैप्टर शुरू होता है एक आर्टिस्ट के द्वारा। उस आर्टिस्ट का नाम है फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है, फ्रेडरिक सोरियो। ये आर्टिस्ट जो है अपने सपनों की दुनिया को एक पेंटिंग के जरिए लोगों के सामने रखता है ना। आइए देखते हैं इस पेंटिंग में उसने क्या क्या बनाया, है ना, कब बनाया और ये पेंटिंग कहना क्या चाहती है। तो बात शुरू होती है In 1848, Frederick Sorio, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic as he called them. मतलब क्या, 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार है ना फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। कितने चित्रों की? 4 चित्रों की, है ना। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। जनतांत्रिक मतलब क्या? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, है ना। ये जो चित्र वो बना रहा था, है ना, वो ये शो करने का प्रयास कर रहा था, ये दिखाने का प्रयास कर रहा था, है ना, कि वो एक ऐसा संसार चाहता है जिसमें जनतांत्रिक हो और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर वो दुनिया बनी हो, है ना। तो फर्स्ट प्रिंट, है ना, ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass it, है ना। कहना क्या चाहता है कि पहले चित्र में, है ना, जो चित्र का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये बताया है कि यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। पहले चित्र में कौन दिखाया गया है? यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, है ना। और सभी उम्र, है ना, और समाज की सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस पहले चित्र में, है ना, ये पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं, है ना। ये जो है स्वतंत्रता की प्रतिमा, है ना, इसी की वंदना करते हुए क्या है, वो जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages, social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass it, है ना। मतलब Statue of Liberty को offering करते हुए जा रहे हैं। As we would recall, artists of the time of the French Revolution personify liberty as a female figure, है ना। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and charter of the rights of the man in the other। मतलब क्या कि यहाँ भी आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान करते हैं, है ना। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, उसमें दिखाया गया होगा 9 क्लास में, है ना, कि फ्रांसिस जो फ्रेंच आर्टिस्ट होते हैं फ्रीडम को एज अ लेडीज के तौर पे उसको दिखाते हैं, है ना। यहाँ भी आप ज्ञानोदय यानी जो वो ज्ञान की जो देवी है ना, कि मसाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, है ना। ये जो है एक हाथ में क्या ली हुई है? मसाल ली हुई है ना, और एक हाथ में क्या ली हुई है? मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, कि कौन कौन से मनुष्य को कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे, है ना। आगे देखिए क्या होता है। On the earth, in the foreground of the image, life, the shattered remain of the symbol of the absolute institution, है ना। क्या बोल रहा है? प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं, है ना। In the Soryu Utopia vision, the peoples of the world are grouped as the distinct nation identified through their flags and national costume, leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time we are already nation state। मतलब क्या कि सॉर्यू के कल्पना दर्श, है ना, यूटोपिया मतलब क्या होता है?
है ना। यूटोपिया मतलब क्या होता है, कल्पना दर्श, है ना। कल्पना दर्श किसको बोलते हैं, एक ऐसे समाज की कल्पना, है ना, जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है ना। मतलब क्या, इतना बढ़ चढ़ के सोच रहे हैं कि उसको पॉसिबल करना थोड़ा सा नामुमकिन है ना। जैसे लड़की लोग नहीं करती है कि सोच लेती है पहले से ही कि अरे हमारे लाता राजकुमार आएगा, है ना। और इसीलिए सबको क्या करते रहती है, रिजेक्ट रिजेक्ट करते रहती है, और लास्ट में पता चलता है क्या, मिल गया बैगन। चलिए देखते हैं आगे। तो सौर्यू के कल्पना दर्श में दुनिया के लोग, है ना, यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं। ठीक है, अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक से होती है ना। उनकी पहचान किस हो रही है, कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक से हो रही है ना। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। समझे बात को, मतलब क्या बोल रहा है कि स्विट्जरलैंड और अमेरिका को क्या फ्रीडम मिल गया है ना। वो लोग प्रतिमा के पास पहुंच चुका है, और फ्रांस को जस्ट मिलने ही वाला है ना, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के बाद। चलिए आगे देखते हैं। तो ये टैब में पूरा क्लियर हुआ। ये बताना क्या चाहता है कि 1848 में फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है ना, अपने सपनों की दुनिया का एक पेंटिंग बना रहा था, ठीक है, जिसमें डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक को उसने शो किया, है ना। उस पहले फिगर में यूरोप और अमेरिका के लोग और औरतें को दिखाया गया है, सच जैसे वो लोग लॉन्ग ट्रेन जैसे लाइन में लगाए खड़ा है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से गुजर रहा है, समझे बात को। और उसके बाद ये कहना चाहता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय आर्टिस्ट लोग फ्रीडम को महिला के तौर पे, फीमेल फिगर के तौर पे दिखाते थे, समझे बात को। और ये जो लेडीज है ना, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी में जो लेडीज है, उसके एक हाथ में मशाल है ना, यानी टॉर्च ऑफ अलाइनमेंट है, और दूसरे हाथ में लोगों के अधिकार है ना, चैप्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन ऑन द अर्थ, है ना। फॉरेन ग्राउंड ऑफ द इमेज लाइन द स्टैटर रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं, आइए देख लेते हैं। एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन को, एब्सोल्यूटिज्म को बोलते हैं निरंकुशवाद, है ना। क्या बोलते हैं, निरंकुशवाद, यानी ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है ना। एब्सोल्यूटिज्म किसको कहते हैं, है ना, मतलब ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है ना, यानी उसको कोई हटा ही नहीं सकता है। अब राजा है तो राजा कौन हटा देगा, है ना, वो अब मरेगा ही तभी वो हटेगा, समझे बात को, है ना। अब उसका बेटा राजा बनेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, निरंकुशवाद बोलते हैं ना, एब्सोल्यूटिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल और आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। समझ गए बात को, क्लियर है। तो सॉरी, यूथोपिया विजन, इथोपिया विजन किसको बोलते हैं, कल्पना दर्श मतलब ऐसी दुनिया, है ना, ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना नामुमकिन है। समझे बात, उसका साकार होना क्या है, नामुमकिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो नीचे ये सब जितने भी अवशेष पड़े हुए है ना, ये सब निरंकुशवाद यानी एब्सोल्यूटिज्म को दर्शा रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, फ्रांस आइडेंटिफाइड बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कैलर हैज जस्ट रीच द स्टैचू, है ना। फ्रांस अभी अभी पहुंचा है स्टैचू के पास, यानी उसको भी अब थोड़ा सा फ्रीडम मिलने वाला है, थोड़ा सा पूरा फ्रीडम मिलने वाला है उसको भी। फ्रांस जस्ट अभी पहुंचा किसके बाद, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के बाद। सी फॉलो बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, है ना। मतलब इसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं, समझे बात को, है ना। फ्रांस को कौन फॉलो कर रहा है, जर्मनी फॉलो कर रहा है, यानी वो देख रहा है कि अरे फ्रांस को भी फ्रीडम मिलने वाला, हमको भी अब फ्रीडम मिलेगा, समझे। फ्रांस को तो मिल गया, अब हमको मिलेगा। तो जर्मनी को कैसे शो किया गया, वो लोग क्या किया है, लाल काला, है ना, और सुनहरा झंडा थामे हुए है। Interestingly, at the time when the Soryu created this image, the German people did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation, a state under a democratic constitution. मतलब क्या कि यह दिलचस्प है कि जिस समय सॉर्यू ने यह छवि निर्मित यानी जो पेंटिंग जो बनाया है ना, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, है ना।
बहुत छोटे छोटे देशों में बटे हुए थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वे 1848 की उदारवादी उम्मीदों के अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषाई रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी, है ना। यानी सॉरियो क्या चाहता था कि जितने भी जर्मनी में अलग अलग जो देश है सब एक साथ मिलके एक नया राष्ट्र का निर्माण करें। समझ गए बात को। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ द टू सिक्सलीज, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, है ना। जैसा कि आप लोग जा रहे हैं, जर्मन लोगों के बाद, है ना, ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ठीक है, ये सब क्या चीज के लोग हैं, है ना, रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए, है ना। फ्रॉम द हेवन अबव Christ, Sant, angels gaze upon the scenes. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nation of the world. समझे बात को। क्या बोल रहा है चित्रकार, ऊपर से स्वर्ग से ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजर क्या हुए, जमाए हुए, देख रहे कि कैसे कैसे किसको किसको आजादी मिल रहा है। देखिए इस पिक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं ना, ऊपर से ईसा मसीह दिखाए गए हैं, है ना, ये सब एंजल फरिश्ते ये सब देख रहे हैं इन लोगों को कि कैसे कैसे कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए लोग फ्रीडम की ओर क्या कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। समझे बात को, क्लियर है। तो इसमें आपको क्या बताया गया कि फ्रांस जो है ना, फ्रांस के पीछे जर्मनी वाले लोग है ना काला और लाल झंडा लेके, सुनहरा झंडा लेके खड़े हैं। समझे बात को। और मूर्ति तक स्विट्जरलैंड अमेरिका के बाद फ्रांस अभी अभी पहुंचा है ना, क्रांतिकारी तिरंगे को लेकर। क्लियर है। और इसमें क्या बोल रहा है ना, फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स, जर्मन पीपल को फॉलो करते करते और बहुत सारे कंट्री के लोग क्या फ्रीडम की ओर पहुंच रहे, जैसे ऑस्ट्रिया के लोग है ना, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रॉम द हेवन, ऊपर से कौन देख रहा है, जीसस क्राइस्ट देख रहे हैं, संत देख रहे हैं, एंजल देख रहे हैं, है ना, इस सीन को देख रहे हैं। समझे बात को। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है ना। ये जो कैची का सिंबल दर्शा रहे हैं, जो क्रिश्चियन है ऊपर से जीसस क्राइस्ट है, संत है, एंजल्स है, कैची को शो कर रहे हैं, है ना, भाईचारे का प्रतीक, है ना। फर्टेनिटी, फर्टेनिटी मतलब क्या होता है, भाईचारा। चित्रकार ने इसका इसलिए यूज किया है। चलिए आगे देखते क्या होता है इसमें। एब्सोल्यूटिस्ट किसको कहते हैं, आपको ऊपर में बताए थे, है ना। एब्सोल्यूटिस्ट उसको बोलते हैं, मतलब क्या, लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रेस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज। समझे बात को। यानी ऐसी सरकार या शासन, है ना, व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो, है ना, उसको कोई हटा ही नहीं सके, है ना। राजा को ही हटाएगा, है ना, जब वो मरेगा तो उसका बेटा राजा बनेगा, तभी ना वो हटेगा। समझे बात को। इन हिस्ट्री द टर्म रेफर टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्किकल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। ठीक है, तो इतिहास में इसका क्या कहा जाता है ना, जो अत्यंत केंद्रीकृत, है ना, केंद्रीकृत मतलब सेंट्रलाइज होता है ना, मतलब सेंटर वाला भी काम करेगा, है ना, मिलिटरीराइज होता है, उसका सैनिक बल है बहुत है सारा, है ना। और दमनकारी होता है, दमनकारी सरकार होता है ना, लोगों के जो हितों को थोड़ा सा क्या करता है, उसको दबाने का प्रयास करता है। यूथोपिया विजन, अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट, है ना। यूथोपिया क्या है, एक ऐसी सोच है ना, एक ऐसी समाज की सोच है ना, जो इतना आदर्श है कि वो मुमकिन होना ही मुमकिन नहीं हो सकता है। समझे बात को। यानी एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। समझे बात को। प्लेबिस्टिक्स को बोलते हैं, डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ ए रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल। तो प्लेबिस्टिक बोलते हैं कि इसको एक प्रत्यक्ष मतदान, है ना, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों के एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स क्लियर हुए, एग्जाम में आते हैं, इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, एब्सोल्यूटिज्म मतलब क्या, निरंकुशवाद, है ना, निरंकुशवाद ऐसी शासन जिसपे किसी का अंकुश ना हो, दमनकारी सरकार होती है, मिलिटराइज होती है, सेंट्रलाइज होती है। यूटोपिया मतलब एक ऐसे समाज की कल्पना जो बहुत ज्यादा आदर्श है लेकिन उसका मुमकिन हो पाना बहुत नामुमकिन है। ठीक है। प्लेबिस्टिक मतलब क्या होता है ना, डायरेक्ट वोट विच ऑल द पीपल्स और रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द
प्रपोजल, है ना। ये प्लेबिस्टिक इसलिए कराया जाता है, मान लीजिए कोई किसी मुद्दा पर चर्चा हो जाए, अब उस मुद्दा के साथ कितने लोग उससे सहमत है, कितने लोग नहीं सहमत है, तो वोटिंग कराता है ना। जो उसको रिजेक्ट कर दिए वो कितने लोग उसको एक्सेप्ट किए, उसी को क्या बोलते हैं, प्लेबिस्टिक्स बोलते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए आगे देखते हैं। दिस चैप्टर विल डील विथ मेनी ऑफ द इशू विजुअलाइज्ड बाय द सोरियो, है ना। जितना भी सोरियो ई पेंटिंग में चीज बनाया है ना, उसी के बारे में चैप्टर में पढ़ना है। समझे बात को, थोड़ा सा उससे अधिक पढ़ना है, इसी से रिलेटेड सारा चैप्टर है ना। ड्यूरिंग द 19th century nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of the Europe। मतलब क्या, 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। ठीक है, मतलब राष्ट्रवाद से उसका जो पूरा यूरोप में है ना, राजनीतिक और मानसिक जगत में पूरा परिवर्तन आ गया। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वर द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट एंड प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। नेशनलिज्म का रिजल्ट क्या निकला, नेशनलिज्म का रिजल्ट ये निकला कि आगे जाके जितना भी मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर थे उसके बदले नेशन स्टेट बनाया गया। क्या बनाया गया, मल्टी नेशन स्टेट। किसके बदले, मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर के बदले। मतलब क्या, इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यानी जितना भी राजा महाराजा है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया। समझे बात को, है ना। The concept and practices of a modern state in which a centralized power exercises sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। मतलब क्या, यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभु सत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। द कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिस modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its ruler came to develop a sense of common identity and share history or descent। देखिए दोनों पैराग्राफ में ये समझाने की कोशिश किया है कि ये जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक जो एम्पायर थे, है ना, ये सेंट्रलाइज्ड पावर के द्वारा रन किए जा रहे थे, है ना, यानी केंद्र के द्वारा रन किए जा रहे थे। और ये जो नेशन स्टेट है पूरे सिटीजन के द्वारा, मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन के द्वारा रन किए जा रहे थे। समझे बात को, क्या बोल रहा है कि राष्ट्र राज्य में ना केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा, है ना, पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। समझे बात को, द कॉमनेंस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द इमोरियल, इट वाज फॉग्ड थ्रू द स्ट्रगल, थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर and the common people। This chapter will look at the diverse process through which nation state and nationalism came into being the 19th century in Europe। साझेपन की यह भावना अंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्ययन उन विधि प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। ये जो आप जितना भी पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म के बारे में पहले से नहीं चलते आ रहा है ना। ये राजा कुछ गलत काम किए, चाहे प्रजा के साथ अन्याय किए, है ना, तो प्रजा उसके बदले, है ना, क्या किया, क्रांति करना शुरू कर दिया, तब राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ये नहीं सोचिए कि पहले से चलते आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। भारत में भी राष्ट्रवाद कैसे आया, देखिए मंगल पांडे 1857 की क्रांति में थे, है ना। वो क्या किए, वो विद्रोह क्यों किए थे, क्योंकि वो एक पंडित थे, है ना। और वो जो गोली चलाते थे उसका जो अंदर का जो बुलेट था, है ना, उसको पहले दांत से छिल के तब गोली में लोड करके चलाना पड़ता था। और जो वो कवर था गोली का, है ना, वो सुअर और गाय का चमड़ा से बनता था। समझे बात को, तो उनका हित को छीना गया, है ना, तभी वो विद्रोह किए। अच्छा, वो चमड़ा गाय का और सुअर का नहीं रहता तो वो सब विद्रोह होता नहीं होता। यानी हितों के यहाँ पे क्या हो रही है, छीना जा रहा है, किसी के भावनाओं के साथ खेला जा रहा है ना, तभी लोग क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। समझे बात को। चलिए चैप्टर में आगे समझते हैं। देखिए अर्नेस्ट रेनन का नेशन के बारे में क्या कहना है ना। अर्नेस्ट रेनन, है ना, फ्रांसीसी दार्शनिक है ना, फ्रांसीसी फिलोसोफर है। समझे बात को, तो फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने
1882 में सोवन विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया है। समझे बात को? यानी एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे ये भाषण दे रहे हैं, ठीक है, सॉर्बन यूनिवर्सिटी, वहां पे भाषण दे रहे। देखिए इनका नेशन के बारे में क्या कहना है। लेक्चर वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड एज अ फेमस एसे entitled क्विस्ट एस क्यू नेशन, है ना। इन दिस एसे रोमन क्रिटिसाइज द notion suggested by the others that a nation is formed by a common language, race, religion, tertiary, है ना। A nation is the culmination of a long past of the individual sacrifice and devotion। मतलब क्या बोल रहा है कि बाद में व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था, है ना, क्वेस्ट एस न्यू नेशन, है ना। यानी राष्ट्र क्या है, ये पूरा का मतलब क्या होता है, व्हाट इज नेशन। ठीक है, ये पूरा जो इनका जो स्पीच है आगे चल के एक ऐसे के रूप में छपा। समझे बात को? उस ऐसे का टॉपिक क्या था, राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनिन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है ना। विरोध कर रहे इस बात से, क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे इस बात की। वो बोल रहे हैं कि राष्ट्र सिर्फ एक समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से नहीं बनता है। समझे बात को, है ना। The heroic past great man glory, that is the social capital upon which one bases on national idea. To have common glories in the past, to have a common will in the present, to have performed great deeds together, to wish to perform still more, these are the essential condition of being a people। मतलब क्या बोल रहा है, एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु है। ठीक है, एक राष्ट्र ऐसे नहीं बन जाता है ना, बहुत सारे उसके लिए त्याग करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है ना, निष्ठा की भावना रखनी पड़ती है ना, शौर्य वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम पर और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्र विचार आधारित किया जाता है। मतलब एक राष्ट्र ऐसे नहीं बन जाता है, बहुत लोग इसमें बलिदान देते हैं, अपनी जान देते हैं, है ना, संघर्ष करते तब जाके एक राष्ट्र बनता है। समझे बात को? अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे और काम करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। क्लियर है? आगे क्या बोल रहे हैं, a nation is therefore a large scale solidarity, its existence is a daily plebiscite, a province is its inventor, if any one has the right to be consulted, it is the inhabitant। A nation never has any real interest in annexing or holding on to a country against its will। Existence nation is good thing, a necessity even। Their existence is a guarantee of liberty, which would be lost if the world had only law and only one master। कहना क्या चाहते हैं कि अंततः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। समझे बात को? लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी मतलब क्या है ना, राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, उसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह से है। समझे बात को? रोज होने वाले क्या है, जनमत संग्रह से है। प्रातः प्रांत उसके निवासी है ना, जितने भी अलग अलग एरिया है उस राष्ट्र क्या है, निवासी है। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने का, किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाने रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है ना। कोई भी राष्ट्र नहीं चाहता है कि कोई दूसरा राष्ट्र खत्म हो जाए, उसमें तबाही मचे। समझे बात को? राष्ट्र का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। समझे बात? तो बात सही है ना। दुनिया में एक ही कानून बना दीजिए, है ना, एक ही नो रिलीजन, नो कास्ट, ये सब का भावना सब खत्म कर दीजिए, सबके लिए सब कानून बराबर, है ना, तो कोई फ्रीडम के लिए लड़ेगा ही नहीं, लड़ेगा। समझे बात को? तो अर्नेस्ट के राष्ट्र के बारे में क्या सोचना था ये आप लोगों ने जान लिया। एग्जाम में आएगा कि अर्नेस्ट राष्ट्र के बारे में क्या सोचते हैं, तो आप यहाँ से अपने भाषा में शब्दों को यहाँ से उठा के लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रांसीसी क्रांति, राष्ट्र का विचार। देखिए फ्रांसीसी क्रांति कैसे यूरोप के राष्ट्रवाद में नेशनलिज्म यूरोप में मदद किया। देखिए फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789।
है ना। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। समझे बात को ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था पूरा तो यूरोप में तहलका मच गया था कि अरे भाई एकरा आजादी मिल गया, हमरो आजादी चाहिए। समझे बात को, है ना। फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर वाज अ फुल फ्लैग्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ ए एब्सोल्यूट मोनार्क। क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। वो निरंकुश राजा कौन था आपको पता ही होगा, है ना। पता है कि नहीं, नहीं पता है, कमेंट में बताइए जल्दी, वो निरंकुश राजा का नाम कुछ ही था, है ना। Political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution lead to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen। मतलब फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गया। ठीक है, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो राजनीतिक बदलाव आया, है ना, उसका जो प्रभु सत्ता था राजतंत्र से किसके हाथ में चल गया, जनतंत्र के पास चल गया, है ना। किसके पास चल गया, जनतंत्र के पास, लोगों के पास चल गया, है ना। तो रिवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। मतलब क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वही उसकी नियति तय करेंगे। समझे बात को। रिवोल्यूशन से पूरा क्लियर हो गया कि अब जो भी नेशन बनेगा, नेशन स्टेट बनेगा, कौन बनाएगा, पीपल्स ऑफ फ्रांस बनाएंगे, है ना। उसका देखभाल कौन करेंगे, वही लोग करेंगे। कोई दिक्कत, फ्रेंच रिवोल्यूशन से क्लियर हुआ। आगे देखिए फ्रेंच रिवोल्यूशन में बहुत सारे बताया गया है बात। चलिए आगे देखते हैं हुआ क्या। French Revolution from the very beginning the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people। मतलब क्या, फ्रांस से ही फ्रांसीसी क्रांति ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामाजिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। ठीक है, फ्रांस रिवॉल्यूशन से बहुत सारे ऐसे जो अनेक कदम उठाए गए जो लोगों को अधिकार दिलाए, है ना, लोगों के हित में काम किए। पहला देखिए आइडियाज ऑफ ला पार्टी, है ना, एंड ले सिट्योन emphasize the notion of a united community enjoy equal rights under a constitution। समझे बात को। मतलब पृथ्वी ला पार्टी मतलब क्या, पृथ्वी और नागरिक, ले सिट्योन मतलब नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, है ना, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। समझे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर फादरलैंड और ले सिट्योन का कंसेप्ट को रखा गया, है ना, जिसको इक्वल राइट्स था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नया फ्रेंच फ्लैग, है ना, द ट्राई कलर was chosen to replace the former loyal standard। The E-State General was elected by the body of active citizen and they renamed the National Assembly। मतलब क्या, अंतः, है ना, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा, है ना, चुना गया, है ना, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। ठीक है, पहले का जो झंडा था उसको रिप्लेस करके नया झंडा तैयार किया गया फ्रांस में। ई स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है, जो ई स्टेट जनरल का जो चुनाव था, है ना, उसका जो इलेक्शन किसके द्वारा गया, एक्टिव सिटीजन के द्वारा। दो तरह के सिटीजन थे फ्रेंच रिवोल्यूशन आप पढ़े होंगे, है ना, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। समझे बात को। तो एक्टिव सिटीजन के द्वारा ही ई स्टेट जनरल का चुनाव हुआ और ई स्टेट जनरल का नाम उसके बाद नेम क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली रख दिया गया। समझे बात को, क्लियर है। न्यू हैम्स वेयर कंपोज्ड, ओथ टेकन एंड मार्टियर्स कमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। मतलब क्या कि नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। ठीक है, नई नई कविताएं, है ना, स्तुतियां, समझे, शपथ लिए गए, है ना। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज put in place and it formulated uniform laws for all citizens within the territories। internal custom duties and dues were abolished and uniform system of weight and measure was adopted। है ना। क्या बोल रहा है कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाया। समझे बात को। यानी एक ऐसी सरकार जो अपने लोगों के लिए समान रूप से कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। समझे बात को। यानी जितना भी कस्टम ड्यूटी था, है ना, उसको क्या कर दिया गया,
इंटरनल कस्टम ड्यूटी को, ड्यूज को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर को लाया गया, है ना। मतलब एक नापने और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। समझे बात को। रीजनल डायलेक्ट्स वेयर discouraged and French as it was spoken and written in the Paris become the common language of the nation, है ना। क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। समझे बात को। फ्रेंच का कॉमन लैंग्वेज क्या हो गया, फ्रांस का कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच हो गया। कोई दिक्कत? अरे उड़ गया चिड़िया। Revolutionary further declared that it was a mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism, in other words to help other people of Europe to become nation। ठीक है। क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। समझे बात को। क्रांतिकारियों का क्या कहना था कि देख लो भाई, है ना, फ्रांस में तो क्या हो गया, फ्रीडम तो मिल गया, अब यूरोप को भी फ्रीडम मिलना चाहिए। ठीक है। When the news of the event in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs। समझे बात। यानी क्या बोल रहा है कि दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद की है। ठीक है। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। ठीक है। जैसे ही बात पता चली फ्रांस में राजा का सिस्टम खत्म हो गया, है ना, सब अपना अपना एगो नया नया क्लब बनाने लगा, जैकोबिन क्लब बनाया। ठीक है। उसी में सब मीटिंग करने लगा, स्टूडेंट हो गया, है ना, अलग अलग एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग हो गए। देयर एक्टिविटी एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज which moved into the Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s. With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. Within the wide swath of territories that came under his control, Napoleon set out introducing many of the reforms that he had already introduced in France। क्या बोल रहा है, उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगे। ठीक है। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। थ्रू अ रिटर्न टू अ मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट रिस्टोर्ड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, है ना, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient। समझे बात को। मतलब क्या बोल रहा है कि सुधारों की शुरुआत फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहां प्रजातंत्र को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया किया था, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। ठीक है। Within the wide swath of territory that come under his control, Napoleon set out about introducing many of the reforms that he had already introduced in France। Now, through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed the democracy in France, but in administrative field, he had incorporated revolutionary principle in order to make them whole system more rational and efficient। है ना। सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड। ठीक है। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, नेपोलियन ने बहुत सारे कानून बनाए, है ना, जिसको सिविल कोड ऑफ 1804 नाम दिया गया और उसको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। डिड अवे विद द ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। क्या बोला गया, 1804 की नागरिक संहिता, है ना, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ये जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे, है ना। यानी जितने भी आपको विशेष अधिकार थे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, है ना, उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, है ना। और उनसे कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया था।
समझे, बोला क्या सभी लॉ के अंडर क्या इक्वल है। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली and Germany, Napoleon simplified the administrative division, abolished the feudal system, and freed peasants from the serfdom and manorial dues in the town. Two guild restrictions were removed. मतलब क्या बोल रहा है कि डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, है ना, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड, पीजेंट, आर्टिसन, वर्कर एंड न्यू बिजनेस एंजॉय अ न्यू फाउंड फ्रीडम, business and a small scale producer of goods in a particular begin to realize that uniform law, standardized weight and measures and common national currency would facilitate the movement and exchange goods and capital from one region to another region। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम में भी बहुत सारे बदलाव लाए। किसने? नेपोलियन ने। किसने? नेपोलियन ने, है ना। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया, है ना। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधार किया, है ना। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों में नई नई मिली आजादी चखी, है ना। सबको अभी अभी आजादी मिला था, है ना। नेपोलियन सबको छूट दे दिया था, समझे बात। उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्दा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी, है ना। क्या व्यापारी लोग सोच रहे थे क्या कि ठीक किया, एक ही जो वेट और मेजर्स कर दिया ना, अब बिजनेस करने में क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है। However, in the areas concurred the reaction of the local population, French rule were mixed, and initially in many places such as Holland and Switzerland, as well as in the certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French army were welcome as harbinger of the liberty। लेकिन जीते हुए इलाकों में, है ना, स्थानीय लोगों को फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी, समझे बात को। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रुसेल्स, है ना, मेन्स, मिलान और वार्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, समझे बात को। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, है ना। बढ़ते हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज्यादा नजर आने लगे, है ना। But the initially enthusiasm soon turned hostility as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in the political freedom, है ना। Increased taxation, censorship, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantages of the administrative changes। लोगों को पता चल गया था कि अब मजा तो बहुत आ रहा है लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम हमको नहीं मिला है, ठीक है। और टैक्स भी इंक्रीज हो रहा था, सेंसरशिप लग रहा था, है ना। लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भेजा जा रहा था, जबरदस्ती का ही नहीं भेजेगा। पूरा नेपोलियन यूरोप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, है ना। अधिकतर कंट्रीज के अंडर आ रहा था। अंडर कैसे आएगा, विथाउट आर्मी के मदद से तो अंडर आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? देखिए पिक्चर क्या शो करना चाहता है ना, ये पिक्चर दर्शा रहा है कुछ चीज को। देखिए क्या बोल रहा है ये पिक्चर, बोल रहा है क्या कि द कवर ऑफ जर्मन almanac designed by the journalist Andrews Remens in 1798, the image of the French Bastille being stormed by the revolutionary crowd has been placed next to a similar fortress meant to represent the bastion of despotic rule in the German province of Kassel। Accompanying the illustration is the slogan, the people must seize their own freedom। Reven lived in the city of Mainz and was a member of the German Jacobin group। क्या बोल रहा है, एक जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ जिसे पत्रकार एडिसन रेमान ने 1798 में डिजाइन किया, है ना। ये क्या है कि जर्मन पंचांग का पेज है, ठीक है, जो मेन पेज कहते हैं इसको। एड्रियान रेमान ने 1798 में डिजाइन किया था। इसमें बताया गया था फ्रेंच बास्टिल में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उससे मिलते जुलते किले की बगल में बनाया गया है। यह किला जर्मन प्रांत
कैसल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित है। इस चित्र के साथ एक नारा दिया गया है कि लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेबान एक पत्रकार था जो मैज नामक शहर में रहता था और वह जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। ये ऐसे बहुत सारे पिक्चर है जो आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। पिक्चर रख देगा, नीचे देख देगा, लिख देगा इससे क्या रिलेटेड है, टिक मारिए, चाहे कुछ शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो केच नहीं था, जर्मन एल्बैंक डिजाइन का कवर था, समझे बात को। जो कौन बनाया था, एंड्रयूस रेबेन, जो एक जर्नलिस्ट थे। कोई दिक्कत? ये यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना, है ना, 1815 के बाद का ये जो यूरोप का मैप है ना। ये क्या चीज बोल रहा है ना, ये बोल रहा है द पेंटिंग ऑफ द ट्री ऑफ लिबर्टी इन जबरिक जर्मनी, है ना। क्या बोल रहा है कि जेब्रेकेन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण, है ना। जेब्रेकेन जर्मनी में स्वतंत्रता का वृक्ष का रोपण, ऐसे कौन रोपण करता है जी, है ना। पेड़वे पे सब खड़ा हो गया, टूट जाएगा। देखो, जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा जैकोबिन शहर पर कब्जा है। आप नीली, सफेद और लाल पोशाकों में पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों का दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो एक किसान की गाड़ी छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं, है ना, और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर, है ना, जर्मन में लिखा है, उसका अनुवाद है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसी के इस दावे पर व्यंग है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहां राजतंत्र का विरोध कर मुक्ति दाता बन जाते थे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। एग्जाम का जानते हैं बहुत भारी टेंशन है ना। टेंशन नहीं लेना है। कुछ कुछ बच्चों को पानी चढ़ रहा है, सलाइन का बोतल चढ़ रहा है, सुई लग रहा है ना। मैट्रिक का टेंशन में, मैट्रिक एग्जाम का टेंशन में बहुत बच्चे स्ट्रेस ले बैठे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों को टेंशन ही नहीं है ना। क्यों टेंशन नहीं? क्योंकि पूरा साल पढ़े आराम से, मस्ती से, अब रिविजन कर रहे बैठ के, ठीक है। तो नो टेंशन, है ना। प्रिपेयर योर सेल्फ, है ना, फॉर एग्जाम, है ना। पहला दिन शायद हिंदी है 21 फरवरी को, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। जो भी नहीं समझ में आया कमेंट में लिखिए, है ना, उसको और अच्छी तरह से समझाया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।